नमस्ते बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की पाठशाला में हम कक्षा छठी विषय हिंदी विषय में आज हमारा पाठ 5 मेरा भाग्य देश के साथ। तो चलो बच्चों, हम देखते हैं इस पाठ में क्या है। बच्चों, मेरा भाग्य देश के साथ ये एक पत्र है और ये पत्र राजेंद्र प्रसाद जी ने अपने बड़े भाई को लिखा हुआ है। जन्म 3 दिसंबर 1884, मृत्यु 28 फरवरी 1963। रचनाएं आत्मकथा परिचय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इस पत्र में लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी देशभक्ति एवं देव सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने की भावना अपने बड़े भाई के पास व्यक्त की है। जरा सोचो तो बताओ, यदि कहानी के किसी एक पात्र से आपकी मुलाकात हो जाए तो सोचो बच्चों, ये जो कहानी है ना, ये जो लेटर है, पत्र है, इसके किसी एक पात्र से आपकी मुलाकात हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? सोचिए। चलो हम पत्र शुरू करते हैं। राजेंद्र प्रसाद, कलकत्ता, 1/3/1990 मंगलवार। बच्चों, जब हम पत्र शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपना नाम लिखते हैं, फिर एड्रेस लिखते हैं। पूज्य भाई महेंद्र प्रसाद जी, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, उनके बड़े भाई का नाम है महेंद्र प्रसाद। विनम्र अभिवादन। आप एक ऐसे व्यक्ति के पत्र को पाकर आश्चर्यचकित होंगे जो यहाँ आपके साथ दिन रात समय बिता रहा है। यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं, अपने भाई को पत्र में लिखते हैं कि आपको ना मेरा पत्र आपको मिलेगा तो आप बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये पत्र कौन लिख रहा है जो दिन रात मेरे साथ रहते हैं। मैंने अनेक बार अपने मन की बातें आपसे कहने का विचार किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पत्र में लिखते हैं कि मैंने बहुत बार अपने मन की बातें आपको बताने की कोशिश किया, पर एक भावुक व्यक्ति होने के नाते मैं आमने सामने आपसे बातें नहीं कर सका। वो लिखते हैं राजेंद्र प्रसाद जी कि मैं एक भावुक व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं आपके आमने सामने बैठकर मैं आपसे बातें नहीं कर पाया, उतनी हिम्मत नहीं हो पाई। मेरे भैया, पिछले लगातार 20 दिनों तक सोचते रहने के बाद मैं समझता हूँ कि मेरे लिए यही अच्छा होगा। अपने भाई को बताते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कि मैं 20 दिनों से बहुत सोच विचार कर रहा हूँ और उसके बाद मुझे ये लगता है कि मेरे लिए ये अच्छा होगा। मैं अपने भाग्य को देश के साथ मिला दूँ। राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं अपने भाई से कि मैंने 20 दिनों तक बहुत सोच विचार किया, उसके बाद मुझे यही लगा कि मैं अपने भाग्य को देश के साथ मिला दूं। मैं जानता हूं कि मुझसे जिस पर परिवार की सारी आशाएं केंद्रीभूत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि मुझे पता है जो घर के सभी लोग हैं वो मुझसे बहुत सारी आशाएं करके बैठे हुए हैं। ऐसी बातें सुनकर आपके हृदय को एक भारी धक्का लगेगा। आपको मेरी ये सारी बातें सुनकर थोड़ा सा धक्का लगेगा, लेकिन मेरे भैया, मैं एक उच्च स्तर और महत्तर पुकार को भी अपने हृदय से महसूस करता हूँ। लेकिन वो अपने भाई को लिखते हैं कि मैं एक बहुत सबसे ऊंची और महत्वपूर्ण आवाज़ को अपने हृदय में महसूस करता हूँ। हाँ, मैं यह भी जानता हूँ यदि मैं पैसे कमाऊँ तो कुछ रुपया हासिल कर पाऊँगा। राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि मैं ये भी जानता हूँ कि यदि अगर मैं पैसे कमाऊँ तो मैं कुछ रुपए ही हासिल कर पाऊँगा। इसके द्वारा मैं अपने परिवार का स्तर ऊंचा करने में भी समर्थ होऊंगा। अगर मैंने कुछ नौकरी किया तो मैं पैसे भी कमाऊँगा और उससे मैं अपने परिवार की मदद भी कर सकता हूँ। उनका आर्थिक स्तर जो है वो भी ऊंचा हो सकता है। उसमें वो सब करने में मैं समर्थ होऊंगा। जहाँ लोग अपनी लंबी थैली के कारण ही गिने जाते हैं, जहाँ पर लोग अपनी लंबी थैली के कारण, मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसके लोग
बहुत अच्छे से उसको मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। आपने विशाल हृदय के कारण नहीं, लोग आजकल पैसे को महत्व देते हैं। आपके हृदय को, आपके मन को, कोई कितना भी बड़ा आपका मन हो, विशाल हो, उसको महत्व नहीं देते हैं। लंबी थैली के कारण बड़े गिने जाते हैं। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो बड़ा है। भले आपका हृदय कितना भी बड़ा क्यों ना हो, विशाल हो, लोग उससे नहीं मानते। लोग समझते हैं कि धन पाकर हम संतुष्ट होंगे। लोगों को ऐसे लगता है कि अगर हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। पर जिन्हें कुछ भी ज्ञान है वे अच्छी तरह जानते हैं कि सुख बाहरी कारणों से नहीं मिलता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लिखते हैं कि कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि अगर उनके पास धन होगा तो वो बहुत खुश होंगे। पर जिसको थोड़ा भी ज्ञान है उसे पता है कि सुख कभी भी बाहरी कारणों से हमें नहीं मिलता है, बल्कि सुख हमें हृदय से महसूस होता है। बच्चों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि जिसके पास बहुत पैसा है वो बहुत खुश है, बहुत संतुष्ट है, पर ऐसा नहीं है। जो हमें सुख मिलता है वो हमारे हृदय से हमको मिलता है, हमारे मन से मिलता है। अगर हमारा मन खुश हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगेगा। हमारे पास बहुत पैसा रखा है, लेकिन अगर हमारा मन खुश नहीं है तो उस पैसे का कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ पे यही लिखा है, धन पाकर हम संतुष्ट होंगे, पर जिन्हें कुछ भी ज्ञान है वे जानते हैं कि सुख बाहरी कारणों से नहीं मिलता। हमें सुख बाहरी कारणों से नहीं मिलता है, हमें सुख अपनों से मिलता है। वो अपने हृदय की उपज होती है। मेरे भैया, आप विश्वास रखें कि यदि मेरे जीवन में कोई महत्वाकांक्षा है तो यही है। राजेंद्र प्रसाद जी अपने भाई से लिखते हैं कि भैया, आप मेरे ऊपर विश्वास रखो कि यदि मेरे जीवन में कोई महत्वाकांक्षा है तो वो यही है कि मैं देश सेवा में काम आ सकूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अपने भाई से कहते हैं, पत्र में लिखते हैं कि भैया, आप मेरे ऊपर विश्वास करो। मेरे जीवन की एक ही महत्वाकांक्षा है कि मैं देश सेवा में काम आ सकूं। मैं जानता हूं कि मैं प्रति मास कई सौ रुपए कमाऊंगा। वो अपने भाई को लिखते हैं, मुझे पता है मैं हर महीने कई सौ रुपए कमा सकता हूं, कई हजार रुपए भी कमा सकता हूं। पर क्या दुनिया में ऐसे अनगिनत व्यक्ति नहीं हैं जिनके पास हजारों, लाखों और करोड़ों की पूंजी है? वो अपने भाई से बोलते हैं कि मुझे पता है कि मैं हर महीने 100 रुपये भी, कई सौ रुपये कमा सकता हूँ, 1000 रुपये भी कमा सकता हूँ। पर क्या दुनिया में ऐसे अनगिनत व्यक्ति नहीं हैं जिसके पास हजारों, लाखों, करोड़ों की पूंजी है, पर उनकी कोई परवाह नहीं करता है? इस दुनिया में बच्चों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास लाखों, करोड़ों रुपए हैं, लेकिन उनकी कोई परवाह नहीं करता है। लेकिन दूसरी ओर दृष्टि डाले तो कौन सा राजकुमार है जिसे गोपाल कृष्ण गोखले के समान प्रभाव पर या मर्यादा प्राप्त हुई है? और क्या वे गरीब आदमी नहीं हैं? क्या हम गोखले जी के परिवार से भी ज्यादा गरीब हैं? वो अपने भाई को लिखते हैं कि ऐसा कौन सा राजकुमार है जिसे गोपाल कृष्ण गोखले के समान प्रभाव, जिस प्रकार गोपाल कृष्ण गोखले का प्रभाव है उस प्रकार उसका भी प्रभाव है? ऐसा कोई है? ऐसा कोई पद या मर्यादा किसी को प्राप्त हुई है? क्या वे गरीब नहीं थे? जो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, क्या वे गरीब नहीं थे? अपने भाई से कह रहे हैं राजेंद्र प्रसाद, हम क्या गोखले जी के परिवार से भी ज्यादा गरीब हैं? वो अपने भाई से पूछ रहे हैं कि क्या हम गोखले जी के परिवार से भी ज्यादा गरीब हैं? आज लाखों व्यक्ति 2 या 3 रुपए महीने में काम चला लेते हैं। अपने भाई से कह रहे हैं कि आज दुनिया में से लाखों व्यक्ति हैं जो 2-3 रुपए में काम चला लेते हैं, तो हम लोग भला 100 रुपए से क्यों नहीं चला सकते? वो अपने भाई को पत्र में लिखते हैं कि दुनिया में लाखों लोग हैं जो 2-3 रुपए से अपना महीने भर का काम चला सकते हैं, तो क्या हम लोग 100 रुपए से क्यों नहीं चला सकते? तो अपने भाई से प्रश्न पूछते हैं, जब लोग 2-3 रुपए में अपना घर चला लेते हैं तो क्या हम 100 रुपए में नहीं चला सकते?
मेरे भाई इस पर विचार करें। अपने भाई को कहते हैं कि भाई आप इस पर विचार करो और अपनी राय मुझे बताओ। आप दुनिया के समक्ष यह साबित कर दे कि आज भी दुनिया में ऐसे मनुष्य हैं जिनके लिए रुपए पैसे तुच्छ वस्तु है। वो अपने भाई से कहते हैं, भाई आप मेरे इस सारे बातों पर विचार करें और आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो, आप वो मुझे बताएं। आप दुनिया के समक्ष यह साबित कर दे कि आज भी दुनिया में ऐसे बहुत से मनुष्य हैं, ऐसे बहुत से इंसान हैं जिनके पास रुपए पैसे तुच्छ वस्तु है, जिनके लिए जो रुपए पैसे है उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो तुच्छ वस्तु है, और जिनके लिए देश सेवा ही सब कुछ है। और राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि आज भी इस दुनिया में ऐसे बहुत से इंसान हैं, बहुत से मनुष्य हैं जिनके लिए रुपए पैसे कोई मायने नहीं रखता है, वो एक तुच्छ वस्तु की तरह है, पर जिनके लिए देश सेवा ही सब कुछ है और वो लोग देश सेवा को ही सब कुछ मानते हैं। मैं अपनी पत्नी को भी इसके संबंध में लिख रहा हूँ। फिर वो अपने भाई को बता रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी को भी इसके संबंध में लिख रहा हूँ। मैं माता जी को नहीं लिख सकता और मैं मम्मी को नहीं लिख सकता हूँ पत्र। बोले मैं अपनी पत्नी को भी इस संबंध में पत्र लिख रहा हूँ, पर मैं माता जी को नहीं लिख सकता, अपनी माँ को नहीं लिख सकता हूँ। वृद्धावस्था में उन्हें इससे भारी कष्ट पहुँच सकता है क्योंकि उनकी उम्र हो गई है और इस वृद्धावस्था में उन्हें इस बात से बहुत कष्ट पहुँचेगा, बहुत दुख पहुँचेगा। आपका प्यारा राजेंद्र। और फिर नीचे लिखते हैं कि आपका प्यारा भाई राजेंद्र। जो इस पाठ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने भाई को पत्र लिखकर उन्हें अपने मन की बात बताते हैं कि मैं देश सेवा करना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा ये पाठ समाप्त होता है। देश सेवा हमारा कर्तव्य है। तो बच्चों अब चलो, हमारा ये पाठ समाप्त हो गया है और हम इसके स्वाध्याय देखते हैं। मैंने समझा। बच्चों आपने इस पाठ से क्या समझा वो आप अपने शब्दों में यहाँ पे लिखिए। ठीक है। शब्द वाटिका, नए शब्द। केंद्रीभूत, केंद्र में इकट्ठा। धक्का लगाना, चोट लगाना। महत्तर, महत्वपूर्ण। हासिल, प्राप्त। अध्ययन कौशल्य, अपने विद्यालय संबंधी जानकारी देने वाला स्थल दर्शक फलक गुट में बनाओ। तो जब हमारा स्कूल होगा तब हम इसे करेंगे। स्वयं अध्ययन, क्रांति दिन समारोह की आकर्षक कार्यक्रम पत्रिका बनाओ। तो बच्चों आप लोग ये पत्रिका बनाइए। खोजबीन, भारत की महान विभूतियों के नाम एवं कार्य संबंधी लिखित जानकारी प्राप्त करो। बच्चों आप गूगल पे जाइए और वहाँ पे सर्च करिए, वो जो जितने भी महान विभूतियाँ हैं उनके कार्य सब अपने कॉपी में लिखिए। सुनो तो जरा, परिपाठ में सुनी हुई नीति कथा अपने घर में सुनाओ। स्कूल में जो परिपाठ होता है तो परिपाठ में हमें कहानी कथा सुनाते हैं, तो उससे सुनो और अपने घर में सुनाओ। बताओ तो सही, पत्र के बदलते स्वरूप कौन से हैं? अंतर्जाल की सहायता से ढूंढो और बताओ। बच्चों गूगल पे जाइए और पत्र के बदलते हुए स्वरूप को देखिए, कौन कैसे कैसे पत्र बदल रहे हैं, किस किस प्रकार से पत्र लिखे जाते हैं, और उसे अपनी कॉपी में लिखिए। वाचन जगत से हितोपदेश की कोई कहानी पढ़ो और कहानी की सीख लिखो। तो बच्चों आपको कहानी पढ़ना है और उसकी सीख लिखना है। मेरी कलम से साले सूचना फलक पर लिखने के लिए दिन विशेष की जानकारी अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों ये आप अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैं अपने भाग्य को डैश के साथ मिला दूं
तो ये खाली जगह में आएगा देश के साथ मिला दूं। मैं अपने भाग्य को देश के साथ मिला दूं। दूसरा, लोग समझते हैं कि डैश पाकर हम संतुष्ट होंगे। जो खाली जगह है उसमें लिखेंगे धन। लोग समझते हैं कि धन पाकर हम संतुष्ट होंगे। तीसरा, क्या हम डैश जी के परिवार से भी ज्यादा गरीब हैं? तो जो खाली जगह है डैश, उसमें आएगा गोखले। क्या हम गोखले जी के परिवार से भी ज्यादा गरीब हैं? चौथा, डैश में उन्हें इससे भारी कष्ट पहुंच सकता है। वृद्धावस्था में खाली जगह पे आएगा वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में उन्हें इससे भारी कष्ट पहुंच सकता है। विचार मंथन। स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन, योगासन उत्तम साधन। तो इसके बारे में बच्चों आप विचार करो कि हमारा शरीर स्वस्थ मन क्या योग के द्वारा हमारा शरीर स्वस्थ होता है, हमारा मन प्रसन्न होता है, और ये बहुत अच्छा साधन है। एकदम सही है बच्चों कि जो योगा है, योगासन है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उससे हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है, शरीर के साथ साथ हमारा मन भी प्रसन्न रहता है। ठीक है बच्चों, आप भी इसके बारे में सोचिए और अपने कॉपी में लिखिए। क्या ये सही है? सदैव ध्यान में रखो, भाषा भाव और विचारों के आदान प्रदान का प्रभावी साधन है। बच्चों, ये जो भाषा है ना, भाषा के द्वारा हम अपने भाव और विचारों को एक दूसरे तक व्यक्त कर पाते हैं। तो ये जो भाषा है, भाषा में भाव और विचारों के आदान प्रदान का प्रभावी साधन है। ये एकदम सही है, इसे हमेशा बच्चों आप ध्यान में रखिए। भाषा की ओर, नीचे दिए गए चित्रों में लिखे हुए वाक्य पढ़ो, उनमें अवयव के प्रकार एवं शब्द पहचान कर उचित स्थान पर लिखो। तो सबसे पहले बच्चों आप मुझे बताइए कि अव्यय किसे कहते हैं? तभी तो हम अव्यय के प्रकार के शब्द पहचान कर यहाँ पे लिखेंगे। तो उसके लिए अव्यय किसे कहते हैं, तो मैं आपके लिए एक छोटा सा बनाई हूँ। ये अव्यय की परिभाषा है। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, पुरुष इत्यादि के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। जैसे जब, इधर, किंतु और आदि, ये उसके उदाहरण हैं। एक उदाहरण ये ध्यान से देखिए बच्चों। वह ध्यान से पढ़ रहा है। ये एक लड़का बोल रहा है, वह ध्यान से पढ़ रहा है। दूसरा वाक्य, लड़की, वह ध्यान से पढ़ रही है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, ध्यान से, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ना? यही अव्यय कहलाता है। ठीक है। अव्यय के 4 भेद होते हैं बच्चों। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, और तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। तो बच्चों इसमें क्रिया विशेषण अव्यय, ये शब्द किसी भी क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण शब्द, ये शब्द किस क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे रमेश धीरे धीरे जाता है। रमेश कैसे जा रहा है? धीरे धीरे। ये क्रिया है, धीरे धीरे, क्रिया विशेषण। संबंध बोधक अव्यय, ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से प्रकट करते हैं। जैसे वह माँ के साथ बाजार गया। तो यहाँ पे के साथ, किसके साथ? माँ के साथ, ये संबंध दिखा रहा है, संबंध बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, जो अव्यय शब्द 2 शब्दों या 2 वाक्य खंडों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे आंधी आई और पानी बरसा, 2 वाक्य को जोड़ने के लिए और का उपयोग किया गया। ये क्या है? समुच्चय बोधक। अभी विस्मयादि बोधक अव्यय, जिन अव्यय शब्दों का प्रयोग
वक्ता के शोक, हर्ष, दुख आदि भावनाओं को व्यक्त करने के लिए होता है, उसे विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे हाय, अब वह नहीं रहा। तो जो हाय है ये क्या, विस्मयादिक। अचानक कोई कोई कार्य होता है, हो, हर्ष, शोक, दुख, सुख, ये सब विस्मयादिबोधक अव्यय है। ठीक है बच्चों, तो अभी हमें जो किताब में दिया गया है हम वो देखते हैं। अच्छा काम करोगे, अच्छा फल पाओगे। तो ये संबंध बोधक अव्यय है। कौन सा अव्यय है, संबंध बोधक। अभी यहाँ पे देखिए, वाह क्या बढ़िया भोजन बन गया। तो ये कौन सा अव्यय है, विस्मयादिबोधक अव्यय है। चींटी रेंगते हुए हौले हौले आगे बढ़ी। ये कौन सा है अव्यय, ये क्रिया विशेषण है। धीरे हौले हौले, ये कौन सा है, क्रिया विशेषण। वो क्रिया कर रही है हौले हौले आगे बढ़ने की। सोनल दीदी के साथ बाजार गई। तो इसमें क्या है, संबंध बोधक। सोनल किसके साथ गई, दीदी के साथ बाजार गई। तो ये कौन सा अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है। तो बच्चों यहाँ पर हमारी ये पाठशाला समाप्त होती है। अगर आपको मेरी पाठशाला पसंद है तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। अगर आप मेरे पाठशाला देखते हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का चित्र है उसे ऑन कर दीजिए ताकि मैं जो भी पाठशाला डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले और आप अपनी पढ़ाई कर सको। तो बच्चों अगले पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।